तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने जो बजट की कॉपी है वो टेबल कर दी है, वित्त विधेयक भी टेबल कर दिया है। लेकिन अगर मोटे तौर पे हम कहें तो सरकार ने, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, सार्वजनिक खर्च बढ़ा दिया है। जो बड़ी खबर है, बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में गिरावट जो लग रहा था, जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, खासकर बाईबैक शेयर में जो कॉस्ट बढ़ाई गई है उसको लेकर शेयर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। 1000 अंकों से ज्यादा शेयर मार्केट गिर गया है। लेकिन इन सब के बाद जो इस वक्त की बड़ी खबर है, आज रविवार का दिन बजट पेश हुआ, शेयर बाजार खुला और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, शेयर बाजार में भारी गिरावट 1000 के आसपास। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है, खासकर शेयर बायबैक में एक बड़ा मुद्दा है वो, जिसका ये असर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा आम जनमानस के लिहाज से, ये हम आपको जल्दी से बता दें। जूता जो है सस्ता हुआ है क्योंकि सरकार ने शुल्क कम किया है, लिहाजा उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। आपकी जो शराब है वो महंगी की है। जो हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार जब नया टैक्स रिजीम लागू कर रही है तो कोई खास बदलाव उस पर नहीं करेगी, तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो बढ़ोतरी पिछले साल की गई थी वही लागू है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पे देखें, आर्थिक लक्ष्य इकोनॉमिक सर्वे में ही पहले सरकार ने साफ कर दिया है। जो बड़े मुद्दे हैं, मेगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, देश में कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें मुंबई पुणे बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी आदि है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 लॉन्च कर दिया गया है और 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 10,000 करोड़ का आउटले है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को विस्तार देने की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, अगर रोजगार पैदा करना है तो हमें एमएसएमई पे फोकस करना होगा। एमएसएमई को 10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड की घोषणा की गई है। यह एक विशेष फंड जारी किया गया है ताकि स्केल अप हो सके और रोजगार बढ़े। रेयर अर्थ कॉरिडोर, ध्यान रखने की बात है कि चुनावी साल है, रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात की है ताकि रणनीतिक खनिजों की प्रोसेसिंग की जा सके। लेकिन किन राज्यों को चुना गया? ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रियल स्टेट फ्रेट कनेक्टिविटी योजना, डंकुनी वेस्ट बंगाल में नया फ्रेट कॉरिडोर प्रस्तावित है और 20 नए 9 जल मार्गों का संचालन किया जाएगा। बैंकिंग व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने की बात की गई है और खेती में टेक्नोलॉजी और एआई के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी खबर जो है, 1 अप्रैल 2026 से जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो स्लैब है वो लागू हो जाएगा। यानी पहले आपके पास मौका था ओल्ड स्लैब को अडॉप्ट करने का, मुझे लगता है अब उसकी कोई बात नहीं है, सबको न्यू टैक्स भी आना पड़ेगा। मिडिल क्लास, युवा, महिलाओं, किसानों पे जरूर फोकस है। अगर हम संक्षेप में कहें, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, शेयर बाजार में गिरावट है। और ये गिरावट की वजह, एक तो ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो सरकार ने बढ़ाया है, खासकर बाईबैक शेयर में, ये एक बड़ा कारण है। 1900 से ज्यादा अंकों की गिरावट शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है। और निफ्टी जो है 540 अंक की गिरावट के साथ है। एक तरह से मैं कहूंगा जबरदस्त झटका लगा। ये एक तरह का सेंटिमेंट है जो शुरुआती दौर पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बजट भाषण के बाद ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। निफ्टी 700 अंकों की गिरावट, तो क्रैश कर गया। ओवरऑल सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट। बजट भाषण के बाद जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो शेयर मार्केट से देखने को मिला। देखिए, सेंसेक्स जो है 2300 अंकों के साथ गिरावट में।
तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनोज गैरोला, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन, एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, धीरेन्द्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च, तरुण का निदेशक डेलॉयट इंडिया। कुछ देर में अनुपमा अग्रवाल साहब जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करता हूं धीरेन्द्र कुमार साहब का। ये क्या हो रहा है? शेयर मार्केट इतना नेगेटिव रिस्पांस क्यों कर रहा है? धीरेन्द्र जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थोड़ा जल्दी से मैं जानना चाहूंगा। शेयर मार्केट हमेशा जादू उम्मीद करता है और ये बड़ा ही बोरिंग बजट है, इस वजह से ये बहुत अच्छा बजट है। और शेयर मार्केट को बहुत हड़बड़ी होती है कि पूरे बजट को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर दे, बहुत जल्दी समझ करके। और मुझे लगता है कि ये जो बारीकियां हैं बजट की, जो खासकर अलग इंडस्ट्रीज और कंपनीज के लिए उनका मतलब बनता है, उसको समझने में 1-2 दिन लगता है। तो इस पे मत जाइए। ये शेयर बाजार का चरित्र है कि वो सब कुछ बहुत जल्दी समझ करके और उसको दाम में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे खास मायने नहीं निकालना चाहिए। आप देखिए ना, ग्रोथ जो है बजट है धीरेन्द्र जी, ग्रोथ की गुलाबी तस्वीर है। कैपेक्स हमारा बड़ा ही है, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर, हर सेक्टर में स्पीड, हाई स्पीड कॉरिडोर, इंफ्रा में जबरदस्त रुझान है। बावजूद इसके आपको लगता है ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ये एक बड़ा मुद्दा बन के आ गया और इमीडिएट रिएक्ट किया शेयर बाजार? जी हाँ, ये तो होना है। ये अगर आप देखें कि इसका जो रुख बन रहा था कि पिछले 2 साल बल्कि 2-3 साल से सेबी एक अध्ययन करती है जिसमें बताती है कि 90%, 92% लोग इसमें जो ट्रेड करते हैं उन्हें नुकसान होता है और भारी नुकसान होता है, और कुछ लोगों को फायदा होता है। और उसको डिस्करेज करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि सेबी सरकार को कोई भी सहानुभूति है उन लोगों से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि उनको डिस्करेज करने के लिए ये इसको अगर और बढ़ाया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे किसी तरह की सरकार इसको ठप नहीं करना चाहती है। लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म असर बाजार में होगा, जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, उस पर जरूर तो असर मैं पड़ेगा। अगर आपसे सोचूं, जो लोग न्यूज नेशन देख रहे हैं, जो शेयर बाजार में जिनका पैसा लगा है, वो परेशान ना हो, घबराए नहीं। जैसे जैसे हम बजट के फाइन पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे शेयर मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा। जी हाँ, और ये ट्रेडर को चिंता करने की बात है। उनके लिए मुनाफा कमाना और मुश्किल हो जाएगा इस एसटीटी के बढ़ने की वजह से, और आम निवेशक ट्रेडर नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ ट्रम्प साहब के चलते हम देख रहे थे शेयर मार्केट में भूचाल सा आया था, अभी मैं देख रहा हूं बजट के बाद भी अचानक। लेकिन मुझे धीरेन्द्र कुमार साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि एकदम रिएक्ट करता है, सेंटिमेंटल रिएक्ट करता है शेयर मार्केट। आमिर, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। आमिर, जरा बताइए पॉलिटिकल रिएक्शन क्या निकल कर आ रहे हैं? आमिर, देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन तो साफ तौर पे आप देखिए, आप एसोचैम में, माफ कीजिएगा, आप तो एसोचैम में है, मुझे लगता है एसोचैम का रिएक्शन ले लेते हैं फटाफट। कहा जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, लेकिन सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, अभी देखिए हमारे साथ में एसपी शर्मा साहब है, अर्थशास्त्री हैं, पीएचडी चैम्बर में रहे हैं लंबे समय तक। लेकिन सर, क्या लगा है ओवरऑल बजट किस तरह का है? आम आदमी को इसमें क्या क्या मिला है? देखिए, ये एक बहुत ही रोबस्ट बजट है और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए। जैसे कि हमारे सामने है कि हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसी तरीके से जो उसकी स्पीड है हमारी इकोनॉमी की, उसको सरकार ने आगे और बूस्ट करने के लिए ये 3 कर्तव्य जो दिए हैं, एक तो रेजिलियंस के रिलेटेड है, एक एस्पिरेशंस के रिलेटेड है, और एक फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट से। अगर हम कहें कि आर्थिक सेहत को सुधारने वाला बजट है तो ये कहा जा सकता है, और टारगेट है 2047 के तक हमको विकसित भारत बनाना है, उसके लिए बजट है। लेकिन आम आदमी के लिए क्या है सर? क्या कहें कि आम आदमी को क्या मिला है इसमें? आम आदमी के लिए सबसे पहले जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे कि रोजगार पैदा होता है, सरकार ने उसको बढ़ा के 12.25 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि हर एक वर्ग के लिए रोजगार पैदा होता है। और दूसरा जो इन्होंने किया है कि मीडियम वर्ग जो है, जो एमएसएमईज हैं, उसके लिए जो 10,000 करोड़ का फंड चैंपियन एमएसएमईज के लिए जो अनाउंस किया है, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। वो मैंने शुरू में ही सोचा था, सुबह भी मैंने संसद टीवी पे जब अपना इंटरव्यू दिया तो वहाँ भी मेंशन किया कि एमएसएमईज के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। लेकिन रमेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, क्योंकि आप देखिए विदेशों में जो लोग बैठे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है इस बजट में। नहीं, वैसे भी मैं अपने मेहमानों से भी चर्चा करूंगा कि साहब आप 30% का टैक्स चुरा दीजिए, 6 महीने में आप अपनी जो संपत्ति आपने अर्जित की है, जो अभी तक आपने नहीं बनाई है, घोषित कीजिए कि साहब ईमानदार टैक्स पेयर तो डिमोरलाइज होगा। लेकिन मैं आता हूं, पंकज मिश्रा मेरे साथ मुंबई से जुड़े हैं। पंकज,
भाई मुंबई शेयर मार्केट तो साहब बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट किया इस बजट का, बल्कि मैं देख रहा था इंडस्ट्री के लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये प्रोग्रेसिव बजट है, ये भारत को मजबूत करने वाला बजट है, ये इंडिया एट 100 के लिए लाया गया बजट है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शेयर मार्केट ने रिएक्ट किया है, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को इस तरह की उम्मीद इस बजट से नहीं थी। हालांकि जब शुरुआत में हम जो एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि डिफेंस सेक्टर में जो है उसको लेकर नई घोषणाएं हो सकती है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स की बात हो रही थी कि वहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स के बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ये जो तमाम सेक्टर्स हैं यहाँ पर थोड़ी निराशा जरूर दिखाई दी। हालांकि सरकार ने दूसरे कई जो क्षेत्र है वहां पर कई नई योजनाओं को जो है उन्होंने सामने रखा, लेकिन दो चीजें यहां पर अगर रमेश हम देखें, एक तो आपके साथ कोई मेहमान है पंकज, आपके साथ कोई मेहमान है इस समय? मैं दोबारा आता हूं आपके पास पंकज, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। आपके साथ जो मेहमान है उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने स्टूडियो गेस्ट के पास चलते हैं। तरुण जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, आपका रिएक्शन क्या है? पूरा बजट में देख रहा था, आप बड़े मनोभाव से सुन रहे थे, जरा आपके 4 बड़े पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, इस बजट में जो सरकार ने फोकस किया है, कंप्लायंस पे ज़्यादा फोकस किया है, नो डाउट, बिकॉज 2025 का जब भाषण वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया था, उसमें काफ़ी सारे स्लैब्स में चेंजेस ऑलरेडी कर ही दिए थे। तो इस बार 3 या 4 बड़ी बातें जो मैं कहूँगा, एक तो जो इन्होंने रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की जो तिथि या डेट्स को बढ़ाया है, वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि अब जो भी नौकरी पेशा लोग जो बाहर से भी जिनकी इनकम है, उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता था रिटर्न को 31 दिसंबर तक फाइल करना। तो अब इस बढ़ी हुई तारीख के साथ वो अपने कैलेंडर ईयर फाइलिंग्स को भी अलाइन कर सकते हैं बाहर की रिटर्न, और फिर प्रॉपरली फिर रिपोर्टिंग उनकी विदेशी संपत्ति का भी हो सकता है। और जो अब इन्होंने ब्लैक मनी एक्ट में जो चेंजेस करे हैं, जिसके कारण इन्होंने डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ करा है कि अगर आप अपनी बाहरी संपत्ति अगर किसी कारणवश अगर आपकी छूट गई है, तो आप उसे रिपोर्ट करिए और देयर विल बी थोड़ा सा आपको पेनल्टी और टैक्स, थोड़ा नहीं 30% है, 30% टैक्स लगेगा। मतलब वो भी एक कदम एक डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ है। और पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक चीज़ जो करी थी 2024 में, कि एक 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख की इनकम को कहा था कि अगर आपके पास कोई फॉरेन इनकम अगर आपने नहीं रिपोर्ट करी है तो आप करिए और उस पर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो प्रोसिक्यूशन को भी इन्होंने अलाइन कर दिया है। तो ये 3-4 चीज़ें काफ़ी सराहनीय मेरे हिसाब से कदम है। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मनोज जी, आपको क्या आकर्षित लगा, कि क्या आपको लगा कि ये जैसे इंडस्ट्री कह रही साहब प्रोग्रेसिव भारत का बजट है, आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे हम आज सुबह ही बात कर रहे थे कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है ट्रम्प, और एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा, और जो सबसे ज़्यादा हिट है वो हमारा एक्सपोर्ट में हुआ है, और FDI अट्रैक्ट करना हमारा एक बहुत बड़ा एम है आज की डेट में। तो ये जो बजट है, क्योंकि बजट हेडलाइन नहीं बनाता है, ये वाला बजट हेडलाइन तब बनता है जिस समय आप कहते हैं कि आपने इनकम टैक्स में की जो स्लैब है वो आपने यहाँ से वाक कर दिया, या एक आम आदमी को उस तरीके की छूट दे दी। तो एक आम आदमी तो बोलेगा यार मेरे लिए तो इस बजट में कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम देश की बात करें, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम पे हमारी पॉलिसीज़ का डायरेक्शन क्या होगा। इसमें अब आप देखिएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताता हूँ। जैसे आज की डेट में इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो PLI स्कीम है उसमें 20,000 करोड़ से उसको 40,000 करोड़ कर दिया है। दूसरी चीज़, जो कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के लिए हो या जो रॉ मटेरियल हो या जो इनपुट्स होते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के लिए हो, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए हो, फिशरीज़ के लिए हो, या फिर बाकी सेगमेंट्स के लिए हो जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उन सेगमेंट्स में जो इनपुट है उनको नियरली कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी फ्री मतलब कि क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होती है, वो कंपोनेंट मोस्टली चाइना से आता है या फिर बाहर से आता है। तो उससे भी एक हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। दूसरा, जो MSME सेक्टर्स हैं और जो कॉरपोरेट हैं,
उसके लिए कंप्लायंसेस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम किए हैं। जिस समय कंप्लायंसेस कम करते हैं तो हमारे जो इंडस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और जब ये एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। जो हमारे कॉम्पिटिटर इंटरनेशनल में मार्केट में होंगे, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे चाइना हो, चाहे बाकी और कोई देश हो, तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट आएगा। आपने देखा कि क्लाउड सर्विसेज में उन्होंने बोला है कि 2047 तक जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा उसको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, और कंडीशन ये है कि आपको वो सर्विसेज इंडियन कस्टमर को देनी है, और जिस कंपनी के माध्यम से देनी है उसमें आपका एक इंडियन पार्टनर होना चाहिए। तो ऐसा है कि ये तो मोटी मोटी चीजें हैं जो अभी हमें पता चली हैं। जिस समय हम बजट देखेंगे, बजट देखने के बाद हमें पता चलेगा हाँ कि जिस बजट की आज सुबह हम बात कर रहे थे इस बजट के पेश करने से पहले, ये ठीक उसी डायरेक्शन में आया है। ठीक है सिंह साहब, आपका इवैल्यूएशन क्या निकल कर आ रहा है? बहुत ही कॉशियस बजट है, मीडियोकर बजट कह सकते हैं, क्योंकि तत्काल कोई नेशनल इलेक्शन नहीं है। दूसरा ये है कि जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं, जो एक रिवॉल्यूशनरी प्लान आया है, वो है किसानों के एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एआई का इंट्रोडक्शन किया गया है। उसका नाम रखा गया है भारत विस्तार एआई टूल, और ये मल्टी लैंग्वेज होगा। मतलब मराठी में अगर आप चाहें तो प्याज कैसे बोया जाए, और प्याज में हम कितना नाइट्रोजन डालें, कितना यूरिया डालें, कितना सुपर फॉस्फेट डालें, और कितना म्यूरेट ऑफ पोटास डालें, ये उस एआई से आपको, तो एग्रीकल्चर में ये क्रांति ला सकता है। ये बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। 53,50,000 करोड़ का ये बजट है। इसमें जो सबसे बड़ा उम्मीद था, आज शेयर मार्केट क्यों गिरा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पिछले साल 11,02,000 करोड़ 20,000 करोड़ था, उसको आपने 12,20,000 करोड़ कर दिया है। सिर्फ 1 लाख बढ़ाया है, जो कि डेप्रिसिएशन से आ जाएगा। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने वो जो खर्च एक्सपेक्ट है, जो हम लोग भी सोच रहे थे कि कम से कम इसको 15 लाख करोड़ करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो इन्होंने की है वो ज्यादा अच्छी है कि आपने इंपोर्ट्स, जो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी यहां बढ़ेगी, और वो यूरोपियन यूनियन के करार के तहत है। वो इशारा उसमें था कि हम अपने बजट में ये रिलैक्सेशंस देंगे। इसकी वजह से यूरोप से हमारा काफी इंपोर्ट होगा कैपिटल गुड्स, और रेयर अर्थ के लिए खास करके उसकी जरूरत पड़ेगी। लिहाजा रेयर अर्थ में आप कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। जी, कॉरिडोर बना रहे हैं, और रेयर अर्थ में, और उसके अलावा आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें एक बड़ा इंसेंटिव दिया है। तो एक तरह से बजट इस लिहाज से पॉजिटिव है। लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशन, अब जैसे कि इनकम टैक्स है, जाहिर है इनके पास खर्च करने के लिए अगर पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है तो ये इनकम टैक्स रिबेट क्या देंगे? आपको एफआरबीएम एक्ट भी देखना होता है। नहीं, एफआरबीएम तो अब रिडंडेंट हो जाएगा जब से, जैसे ही ये पॉलिसी आपने शुरू की कि आप डेट और जीडीपी रेशियो के हिसाब से आप पॉलिसी बनाएंगे, तो एफआरबीएम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक चीज और जो एक्स्ट्रा मार्क्स स्मार्ट बोर्ड के जरिए मैं बताने की कोशिश करता हूं कि साहब, एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि सरकार भी ये मान रही है कि अभी तक जो ग्रोथ का इंजन है उसकी ड्राइवर फोर्स सरकार बनी हुई है, यानी हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक्सपोर्ट्स के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं अलग अलग सेक्टर में, मुझे लगता है कि अब सरकार ने यह मान लिया है कि साहब, अगर आप चाहे ईयू से डील कर रहे हैं, कुछ समय के बाद हमारी यूएस से डील होगी, तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो वो एक्सपोर्ट्स हैं। अब एक्सपोर्ट्स में प्राइम मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं, साहब आप दो स्थितियां रखिए, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे वो टेक्सटाइल की बात हो रही हो, चाहे वो आपके सेमीकंडक्टर की बात हो रही हो, चाहे वो हमारे एमएसएमई की बात हो रही हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार आपके क्रिएट करने वाली संस्था है वो आपकी एमएसएमई है। यहां सरकार कई घोषणाएं सरकार ने की है। भी 11 करोड़ जॉब्स अगर मिलते हैं इस देश में तो एमएसएमई सेक्टर से मिलते हैं। बिल्कुल, और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि आप नए जो टूरिज्म डेस्टिनेशन बना रहे हैं, बिकॉज सबसे आसान तरीका अगर आप जॉब जनरेट करना चाहते हैं
तो उसका सबसे आसान तरीका, आप टूरिज्म सेक्टर में कम खर्च के साथ आप ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं और मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है, क्योंकि उस सेक्टर से अगर मान लीजिए आपने 10 लाख खर्च किए तो आप 47 से 60 जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से 10,000 नए गाइड आप बनाएंगे, उनके लिए आपने तैयारी करने की बात की है। जैसे जैसे हम बजट के फाइन प्रिंट्स में जाएंगे, मैं समझता हूं पूरी तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश करें, लेकिन पंकज मिश्रा का रुख कर लेते हैं मुंबई से। पंकज, मुंबई से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि शेयर बाजार में जो शुरुआती दौर पे हम देख रहे हैं उसके सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं, और उसका एक जो मैंने बड़ा कारण बताया वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जो शेयर बायबैक में बढ़ाया गया। लेकिन और क्या मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जिसको वहां मानते हैं, क्योंकि अब सरकार की नजर केवल टीयर 1 सिटीज पे नहीं है। सरकार ने कह दिया है साहब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे भी हम नजर रखेंगे 5 लाख से जहां पर आसपास पॉपुलेशन है। आपके साथ जो एक्सपर्ट है उनका क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए रमेश, इस वक्त मैं इंडियन मर्चेंट चैम्बर में हूं और यहाँ पर इंडस्ट्री के तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बजट को बहुत ही करीब से इसको समझ रहे थे, देख रहे थे। हमारे साथ उदय वानकावाला हैं जो कि एक्सपर्ट है, एमएससी में टैक्सेशन में आप एक्सपर्ट हैं। सर, इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लगी आपको इस बजट में? So, very important, I believe, in a way that what we are really looking at is जो हम देख रहे हैं वो विकसित भारत की तरफ जाता हुआ बजट है, जहाँ पे 2047 में जो हमको लक्ष्य प्राप्त करने हैं, मेनली टेक्नोलॉजी, एआई, ये मुद्दे काफ़ी अच्छे लगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये काफ़ी बैलेंस्ड बजट है, बैलेंस्ड इन अ वे जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, युवा शक्ति, उसको काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया गया है। उसके साथ ही जहाँ पे ANRF, इनोवेशन और रिसर्च रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वो मुद्दों पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, जहाँ पे हम लोकल से ग्लोबल किस तरह से आगे बढ़े, वो एरियाज़ में एक पहला कदम है ये, मैं वैसे बताऊंगा, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, भारत के लिए, कि अगर हम नेक्स्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो पूरा विश्व अपने सामने देख रहा है। और ये बजट उसी का प्रतीक है कि किस हिसाब से हम सर्टन एरियाज़ जो थे जहाँ पे वी कॉल इट एज ग्रे एरियाज़, उसको किस तरह से हम सही डायरेक्शन में लेके जाए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी प्रगतिशील बजट है, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ है, और उसके पीछे काफ़ी सोच है जहाँ पे किस तरह से हम ग्लोबल मार्केट को अट्रैक्ट कर सकें, उसका भी ध्यान रखा गया। एक चीज़ जो हमें यहाँ पर दिखाई दी कि सिर्फ टीयर 1 नहीं बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ पर भी ध्यान दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप देखें तो टीयर 2, टीयर 3 जो टैलेंट है, जो युवा है, वो शक्ति वहाँ पे है। साथ में टूरिज़्म, मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा, टूरिज़्म और हेल्थ केयर, ये जो 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत स्कोप है टीयर 2, टीयर 3 में। आई फील ज़्यादा करके सैचुरेट हो गया है मेट्रोज़, बट अगर युवा शक्ति को रियली आपको उभर के लेके आना है, और टीयर 2, टीयर 3 में इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सारी बात की गई है जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन है। अगर ये मुंबई में शुरुआत हो रही है तो आई एम श्योर बहुत सारे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के युवा भी यहाँ पे जुड़ेंगे, और इसी तरह से एक विकसित भारत के लिए जब भी हम बोलते हैं पंकज, तो क्योंकि एक साथ शहरों को को अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, जाहिर है इसीलिए सरकार भी जानती है आने वाले समय में जो अर्बनाइजेशन के चैलेंज होंगे, इस लिहाज से जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज हैं, सब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सीवरेज की फैसिलिटीज देनी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, और वहां पर उस तरह की व्यवस्था करनी है ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हम क्रिएट कर सके। मनोज जी, ये टीयर 2, टीयर सिटीज, आपको लगता है ये एक बहुत जरूरी कदम था? लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि साहब आप छोटे शहरों पर भी फोकस करिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक बड़े शहरों पे भी जिस तरीके से फोकस करना चाहिए था वो हमने फोकस नहीं किया। अगर हम एनसीआर की बात करें तो एनसीआर की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ की है। तो आप देखिएगा कि यूरोप में कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें एनसीआर जैसे मेट्रोस में जो हमें फोकस करना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में या बाकी चीज़ों में, पॉल्यूशन की आज सुबह हम बात कर रहे थे, यहाँ पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने यहाँ फोकस नहीं करा। और अगर तो गवर्नमेंट को यहाँ फोकस करना चाहिए, और टीयर 2 और टीयर सिटी में तो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जिस समय हम लोग शिफ्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जिस समय एग्रीकल्चर से शिफ्ट होगा,
वो फैक्ट्रियों में और बाकी जगह जब वो काम करेंगे, सर्विसेज में काम करेंगे, तो वो सबसे पहले टियर 2 टियर 3 सिटी में ही शिफ्ट होंगे, इस बात के चांसेस हैं। तो इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और बात देखिए, जैसे जैसे बजट के डिटेल्स सामने आ रहे हैं, तो अभी एक नया डिटेल जो मतलब जिसमें मेरी नज़र पड़ी है वो ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट उन्होंने अब कमिंग फाइनेंशियल ईयर में 80,000 करोड़ का रखा है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट इसको बिल्कुल अचीव कर ले तो। और बिल्कुल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट और उसे अचीव करना मतलब सरकार के लिए चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि हमेशा से हमने बड़े एम्बिशियस टारगेट रखे, उसके आसपास पहुंचना। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश टिकैत साहब, बहुत आभार, धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। आप किसानों की आवाज उठाते हैं, आपकी आवाज इस बजट तक पहुंची और इस बजट से किसानों के लिए कुछ आया है? देखो, अभी तो कुछ नहीं, सोलार पे कुछ दिया है कि वो सस्ते होंगे, वो किसान भी उसको यूज करेगा, और रूफटॉप सब्सिडी उस पर मिल जाए वो भी देंगे। कुछ सुझाव उस पर दिए थे हमने, तो उस पर मिल जाए। दूसरा, जब तक किसानों को भाव नहीं मिलेगा, अब भाव देखते हैं कितने दिए इन्होंने, दिया कि छोटे किसानों को लाभ होगा 20,000 में। लोन की बात करेंगे, भाव की बात नहीं करेंगे। आज भी लोन की बात करें, छोटे किसानों को लोन देंगे, उनको लोन देंगे भाई, उनकी जमीन बिकेगी और तो कोई इलाज हुआ है नहीं भाई। फसल के दाम दे दो, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको मुआवजा दे दो। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। 6,000 रुपए की जरूर बात करेंगे कि 6,000 रुपए हम दे रहे, लेकिन फसलें कम रेट पे बेचते हैं उसकी कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे भी लोन की बात करी कि छोटे किसानों को लोन देंगे, कहां से 20,000 तक का लोन देंगे। अब 20,000 का उन्हें बांध देंगे, उसका जो घर बार होगा ना, थोड़ा मोटा उस पर 100-200 का जगह होगी, उसको भी बांध देंगे। 20,000 का लोन देंगे, कहां से देगा? उसके फसलों के दाम दे दो, रोजगार दे दो, उसको मेडिकल में फैसिलिटी दो, उसके बच्चों को एजुकेशन में फैसिलिटी दो। अब गांवों में तो स्कूल बंद लग रहे करने, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने की बात करी वे प्राइवेट स्कूलों को, तो कौन पढ़ा लगा प्राइवेट स्कूलों में? जब तक एजुकेशन और हेल्थ पे बात नहीं होगी, ग्रामीण सड़कों पे बात नहीं होगी, उसके भाव पे बात नहीं होगी, फसल खराब हो जाए उसके ऊपर बात नहीं होगी। जो हमारी महिलाएं हैं गांव में दूध का काम करती हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उसके पशुपालन पे बात नहीं होगी, सस्ता फूड नहीं होगा, तो जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप सुधार नहीं सकते। तो आप थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं मुझे, या अभी आप पढ़ेंगे बजट के फाइन प्रिंट्स देखेंगे उसके बाद फाइनल किसी निष्कर्ष पे बिल्कुल पहुंचेंगे? फाइनल भी देंगे, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो चल रहा है अभी, तो उसमें आया नहीं कुछ देखने को ज्यादा, ग्रामीण उसका नहीं आया। आज देखा पहली बार के शहरों का विकास होगा तो ही देश तरक्की करेगा। तरक्की जब करेगा जब अनाज पैदा होगा। नहीं, लेकिन अनाजों के भी दाम मिलने चाहिए। क्या क्या हुआ, आप पलटो, आप अपने कागज देखो क्या है, क्योंकि आप तो भाई दिल्ली के बजट के नजदीक बैठे हुए हो। दिल्ली के कागजों में तो बजट ठीक लगेगा, अच्छा, लेकिन ग्रामीण उस तक व्यवस्था जा रही नहीं जा रही, वो बताओ हमें। ठीक है, किसान को तो भाव दे दो आप। नहीं आपने सही कहा तो इसका राकेश लाभ टिकैत मिलेगा। साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सिंह साहब, हम तो सुबह एनके सिंह साहब, हम तो सुबह चर्चा कर रहे थे कि साहब कुछ नहीं तो कम से कम आप किसान सम्मान निधि बढ़ा देंगे, बट अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अगर बढ़ाई होती तो इसका अनाउंसमेंट तो जरूर बजट स्पीच में होता साहब। ये सबसे पहले करते, अगर 1-10 रुपया भी बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही सारा कहा। बजट पीछे जाता, अगर 2 रुपए भी बढ़ाते तो उसकी तो चर्चा करते सबसे पहले किसानों के लिए। हाँ, ठीक बात है। हाँ, टिकैत साहब, वैसे आप चाहते थे कि ये 6,000 बढ़ा के 9,000 या 12,000 कर दिया जाए? हम तो ये चाहते थे कि फसलों का दाम मिल जाए, एमएसपी गारंटी कानून बन जाए ठीक है। देश में। जो बिहार के किसानों को नुकसान हो रहा है, ठीक हमारे है जो टिकैत किसान साहब, मैं हैं, बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि केवल बहुत- किसानों को उसके फसलों का दाम दे दीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बहुत आभार, धन्यवाद आपका। सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं। सैयद, एक और जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात हो रही है, उसको नाम दिया गया महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, एक नई स्कीम लॉन्च की है। आपको लगता है कि सरकार चाहती है कि साहब केवल कंजप्शन के इंजन पे नहीं, अब हमें एक्सपोर्ट के इंजन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा?
रमेश देखिए, दो चीजें इसमें बहुत साफ हैं। एक तो ये कि हमें एक्सपोर्ट और साथ में जो प्रोडक्शन है, लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी के लिए इस बजट में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए ही किया जा रहा है ये सब, जो बजट में साफ तौर पर दिखाई दिया। हमारे साथ में इस समय अभिषेक सक्सेना मौजूद हैं। अभिषेक जी, आप तो फिनटेक में रहे हैं, लेकिन आप अभी देखिए कि बाजार बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, सोना चांदी भी इस समय बहुत रिएक्ट कर रहा है। आम आदमी से जुड़ी हुई एक चीज है, और ये भी कि लगातार देखिए, चाहे वो प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो या फिर जॉब क्रिएशन की बात हो, उसको लेकर के भी इसमें फोकस है। तो ये जो गिरावट दर्ज की जा रही है, और ये सब जो ओवरऑल बजट को किस तरह से देखिए, जो बाजार है ना, वो बहुत छोटी छोटी खबरों से गिरता और उठता है। तो बाज़ार को इससे ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप ये ओवरऑल बजट देखें तो ये सर दर्द का इलाज करके डिस्प्रिन खाने का बजट नहीं है, ये मसल बिल्डिंग का बजट है। मतलब मसल बिल्डिंग हो रही है इस बजट से? इस बजट में मसल बिल्डिंग हो रही है। यहाँ पे उन मुद्दों पे फोकस किया गया है जो आज अगर हम नहीं करते तो हम बहुत लेट होने वाले थे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी चाहिए, वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी को ज़ीरो किया गया है। एमएसएमई को बहुत फोकस किया गया है। उन्होंने सोना चांदी खरीदा, वो तो बर्बाद हो गए सर। देखिए, ये बहुत ही टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये आज गिर रहा है कल उठ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें आप ये बताइए चांदी क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन में वो यूज़ हो रहा है, तो वो तो यूज़ होगा ही, उसका कोई रिप्लेसमेंट रातों रात क्या बढ़ेगा? चांदी के दाम और सोने के दाम बढ़ेंगे? ज़रूर बढ़ेंगे, वापस रिबाउंड होगा। द रीज़न इज़ कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है जिससे कि ये चांदी और सोने पर डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट आए। तो मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल आपने सही कहा, ये मसल बिल्डिंग वाला बजट है, ये डस्टबिन खा के सरदर्द मिटाने वाला बजट नहीं है। अब 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर, इसमें भी 2 इलेक्शन राज्य हैं। कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़, यानी भारत अपने को एक ग्लोबल हब के तौर पे तैयार करने के प्रयास पे है, ताकि जब हम एक्सपोर्ट करें तो साहब जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो हमें देखने को मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम बनाएं। क्योंकि जब हम नई नई डील साइल करेंगे, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जाहिर है साहब उनके जो मापदंड है वो बहुत मजबूत है, तो उस मापदंड पे अपने आप को खरा उतारना भी बहुत जरूरी है, और संकेत इस बजट से जरूर इस तरह मिल रहे हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं, पंकज के साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज, एक तरफ हमने शहरों की बात की, टियर 2 टियर 3 शहरों की बात की, एक जो हम बड़ा मुद्दा देख रहे हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कहां छिपा है? अगर हमारे एक्सपर्ट इस ओर कुछ संकेत दे सके। बिल्कुल, हमारे साथ शीतल कालरो हैं जो कि आईएमसी की डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बजट पूरा आप लोगों ने सुना, जो हमारे एंकर आप सुन रही हैं उनको, उन्होंने कहा कि ये जो सारी जो घोषणाएं हुई, जो अनाउंसमेंट हुई, वहाँ पर नौकरियाँ कहाँ निकलती दिखाई दे रही है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर जनरेट होता दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा इस पूरे बजट को कैसे आप देखती हैं? पहले तो मैं ये बजट को बहुत ही बैलेंस्ड बजट देख रही हूँ। अगर आप देखेंगे, सबसे विशेष बात ये है कि हमारे देश की फिस्कल डेफिसिट मेंटेन की गई है, इनफैक्ट थोड़ी कम हुई है, और नेक्स्ट ईयर भी अपेक्षा है और थोड़े कम होने की। अभी आपका जो सवाल है अपना एम्प्लॉयमेंट को लेके, मेरे हिसाब से तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। इन्होंने कहाँ फार्मर्स से लेके, युवा से लेके, महिलाओं तक जा चुके हैं कि कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो आप अनाउंसमेंट हुआ है शी मार्ट्स का, जो आत्मनिर्भर विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए है। आप यूथ के लिए देखेंगे तो एग्रीकल्चर से लेके, एनिमल हस्बेंड्री से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, कंटेंट मैनेजमेंट और डिज़ाइन तक उन्होंने इंस्टीट्यूट्स खोली हैं, और इसका घोषणा किया है कि हॉस्टल्स भी खुलेंगी गर्ल्स के लिए। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए। जिस तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तमाम दूसरी चीज़ों की बात की गई, कहीं ना कहीं इस बजट में उद्देश्य था कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। बिल्कुल, वैसे भी हमारी जो भारत सरकार है वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत पे अहमियत देती है। हमारी ये कैपेसिटी है कि हम ग्लोबल सेंटर्स यहाँ पे खोल सकें, डेटा सेंटर्स खोल सकें, और इससे क्या है, उद्योग बढ़ेगा। उन्होंने इंपोर्ट
ड्यूटीज़ भी कम करी हैं ताकि जो विदेश के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे भी आके अपने कारोबार करें। मैम, लेकिन हमने देखा कि शेयर मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ है, उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्या वजह रहा कि शेयर मार्केट नहीं संभल पाया? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिकॉज अभी न्यूज़ आगे जा रहा है। पूरा बजट विस्तार में खुलने दीजिए। शेयर मार्केट है ऊपर नीचे होते रहता है। बिल्कुल पंकज, और एक जो महत्वपूर्ण बात है, एनके सिंह साहब बहुत संकेत में ये प्रोग्रेसिव बजट कहा, ये बात सच है कि सरकार ने उन सारे सेक्टरों पे फोकस किया है जिसको आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाना है। आपने हर क्षेत्र में इस बात का ध्यान दिया कम से कम, तो शायद मुझे लगता है इसीलिए बैलेंस और प्रोग्रेसिव बजट कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है कि एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के, अब तो सरकार की तरफ जब आप खड़े हो तो देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेक्टर है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोशिश नहीं की गई है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने 12,20,000 करोड़ सिर्फ दिया है, लेकिन इतना ही नहीं है। आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का पहली बार स्टेट डिजाइंड यूज होने जा रहा है। किसी और सेक्टर में अभी तक नहीं स्टेट ने डिक्लेयर किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि एआई का एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज मैसिव स्केल पे होने जा रहा है और उसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है गवर्नमेंट लेवल पे। उसी तरह आप बाकी चीजें देखें, जहां तक फिशरीज का सवाल है, फिशरीज के लिए इंसेंटिव दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सटल है, इसको थोड़ा गहराई से आप ध्यान रखना था ना, तमिलनाडु का ध्यान रखना था, पुडुचेरी का ध्यान रखना था। बिल्कुल, कोस्टल स्टेट्स जितने भी है सबका ध्यान रखना था। तो ये मेरे ख्याल से उस लिहाज से अगर आप देखें तो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि सरकार की सीमाएं आप समझते हुए, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए उस तरह का पैसा नहीं है, लेकिन जहां जहां जरूरत है, जैसे कि आप कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड्स में जितना भी इंपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं, जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के लिए कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट के लिए वो दे रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि कपास का प्रोडक्शन हमारे यहाँ लगातार कम होता जा रहा है, तो ये देखने की जरूरत है। आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो आपको टेक्सटाइल को, तो आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आपको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल देता है। अगर मैं एमएसएमई को हम ले तो 11-12 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट उसका है, टेक्सटाइल उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है। बिल्कुल। तरुण, कुछ और फाइन प्रिंट्स आपने देखे जो आप चाहते हैं कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए, एक तो जो टीसीएस का रेट इन्होंने रैशनलाइज किया है वो भी एक सराहनीय कदम है कि ओवरसीज टूर्स, मेडिकल, अगर आप पर्पस से बाहर जा रहे थे या फिर विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो 5% का टीसीएस लगता था, तो उसको घटाकर अब 2% कर दिया है। तो वो भी एक काफ़ी हद तक एक अच्छा कदम है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो पढ़ने जाते हैं तो उनको एक हार्डशिप होती थी और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको एक ज़्यादा एक तरफ से कॉस्ट लग जाता था, तो वो अब कम हो जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छा इसमें मैं कदम देखता हूँ सरकार की। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि हेल्थ केयर का ग्लोबल हब बनाएंगे, बिकॉज जिस तरह की हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हम इस सेक्टर पे निभा सकते हैं। एक बार फिर से एक्स्ट्रा मार्क्स स्मार्ट बोर्ड के बजट से हम आपको से समझाना चाहेंगे। इस बजट में एक और बड़ी बात जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का इस्तेमाल जो है आप एग्री सेक्टर के लिए कर रहे हैं। जो हम किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे वहां अभी हम 6,000 दे रहे हैं, हम सोच रहे थे कि 8,000 से यहां सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन सरकार ने हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है, हाई वैल्यू क्रॉप्स को सरकार आगे बढ़ाने चाह रही, चाहे वो नारियल है, कोको है, काजू है। मुझे लगता है एक्सपोर्ट के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सारे मेहमान कह रहे हैं कि साहब आपकी सारी लड़ाई इस पे टिकी है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान जो उगाता है उसका बेस्ट प्राइस आप उसको दे दीजिए। जो स्वामीनाथन साहब का फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, उसको रियल टर्म्स में उतारिए। और अधिकांश किसान तो आपके एमएसपी के नेट में भी नहीं आते। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है जब आप ग्लोबली आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे। आमिर मेरे सहयोगी मेरे साथ है। आमिर, आपके साथ जो मेहमान हैं कुछ बिंदु वो हाईलाइट करना चाहते हैं जो इस बजट में खास हैं?
बिल्कुल, देखिए मेरे साथ जो मौजूद हैं इस समय वो हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसकी एक मैडम है, उनसे हम समझना चाहते हैं आपकी इंडस्ट्री अगर हम देखें तो लोगों को लोन प्रोवाइड कराना, इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड कराना होता है। इस बार आपकी इंडस्ट्री को लेकर के क्या घोषणाएं हुई हैं? So so my name is Jasudha Gulia. I represent Phoenix Capital Limited as NBFC. अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ओवरऑल बजट आया है स्पेसिफिकली एनबीएफसी सेक्टर को और एमएसएमई सेक्टर को कंसिडर करते हुए, तो उनका काफ़ी ठीक और बैलेंस्ड अनाउंसमेंट रही है। जहां हम बात करें कि ठीक रहा है, वहां पर उन्होंने ट्रेडेक्स की बात की है, तो ट्रेडेक्स की वजह से जो एमएसएमई सेक्टर को एक हेल्प मिलेगी, उनको बिल डिस्काउंटिंग के लिए हेल्प मिलेगी एंड सर्टेनली उनको ग्रोथ इसमें मिलेगा। जहां हम बात करें, उन्होंने एक फ़ंड की बात की है कि 10,000 करोड़ का फ़ंड उन्होंने एलोकेट किया है एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए, तो वो एक अच्छा है, अनाउंसमेंट बहुत अच्छा है। अगर बजट की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि एक एमएसएमई सेगमेंट एक तरह से इकोनॉमी का पूरा बैकबोन होता है और उससे वो जीडीपी में काफ़ी हद तक पोर्शन प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल इट इज़ बैलेंस्ड। बिल्कुल तो और कुल पंकज मिलाकर का के रुख देखिए कर लेते NBFC हैं। भी कह रहे हैं कि बैलेंस बजट है। बिल्कुल बहुत सही सारे है। लोगों ने कहा जो इंडस्ट्री बॉडी में थे, उन्होंने कहा एमएसएमई तो साहब सच बात है, हमारा बैकबोन है साहब, चाहे वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें, एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखें। पंकज का रुख कर लेते हैं मुंबई से। पंकज भी मेरे साथ है। पंकज, जो बातें चाहे वो अर्बनाइजेशन को लेके हैं, चाहे वो एआई को लेकर हैं, चाहे वो चिप्स को लेके हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर को लेकर हैं, सब पे सरकार अब ध्यान दे रही है क्योंकि सरकार को मालूम है उन्हें कहाँ कॉम्पीट करना है। हमारे मेहमान जो आपके साथ है उनसे पूछिए कि किस सेक्टरों में खासकर वो देख रहे हैं कि सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। बिल्कुल रमेश, हमारे साथ मुना साहनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं आप, आपने इस बजट को बहुत अच्छे से सुना और आपने हमारे एंकर का सवाल भी आपने सुना। क्यों आपको लगता है कि सरकार जो है वो अब पहले जो एक तरह के बजट्स होते थे उससे बाहर जाकर नए जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर सरकार का फोकस ज़्यादा दिखाई दे रहा है? आई थिंक सरकार ने इस बार बहुत ही मेहनत की है। एक अच्छा इकोनॉमिक सर्वे से जो भी रिकमेंडेशंस निकल के आए थे उनको सिर्फ पढ़ा नहीं है पर उन पे अमल भी किया है। तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे एआई हो, चाहे स्पोर्ट्स सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे इवन व्हेन इट कम्स टू टैक्स में पेनल्टी की जगह फाइन को लेकर आना, कस्टम ड्यूटीज़ को सिंप्लीफाई करना, बेसिकली ओवरऑल 360 डिग्री सिंप्लीफिकेशन एंड एक डेवलप्ड नेशन बनता हुआ दिखाई देना, ये आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही एक करेजियस और एक अच्छा स्टेप है आगे बढ़ने के लिए एंड इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। बिल्कुल, सही बात है। ज्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं और मनोज जी, ज्यादातर हमने भी शुरुआती तौर पे जितने भी लोगों को सुना, उन्होंने सबने एक बात तो कही है कि साहब सरकार ने वाकई प्रोग्रेसिव बजट के तौर पे इसे लिया है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो ये युवा भारत है उसके जो सुझाव आए हैं उसके प्रस्ताव को भी हमने शामिल किया है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम आज पूरे संसार की हालत देखें, ये जो इकोनॉमिक डिस्टरबेंस ये ख़ासतौर से ट्रंप ने जो किया है, तो उस सब के बावजूद भी अगर हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.4% है, तो ये दिखाता है कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसको हमने बड़े अच्छे से मैनेज किया है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जो हमारा टारगेट था उसके अंदर ही है और जीडीपी ग्रोथ हमारा काफ़ी अच्छा है। तो ये सब देखते हुए तो यही अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात थी। तो मेरे को लगता नहीं था कि सरकार के पास कि कोई भी सरकार इसमें कोई लंबा चौड़ा चेंजेस करना चाहेगी। तो और अब जो नए चैलेंजेस हैं, नए चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल करें, वही हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी। और मेरे ख्याल से सरकार ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में बहुत अच्छे तरीके से उनको टैकल किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लाइंसेस को काफ़ी ज़्यादा कम किया है। और आप देखिएगा कि बजट स्पीकर का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लाइंसेस को कम करने में, जो कस्टम ड्यूटी को कम करने में, और ये कस्टम ड्यूटी भी किन चीज़ों पर कम करी है, उन कंपोनेंट्स पे कम करी है या उन इनपुट्स या उन रॉ मटेरियल पे कम करी है जो कि हमें चाहिए कि हम अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें।
तो आप देखेगा कि जो भी और इस तरीके से जो टैक्स का है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल जो क्लाउड सर्विसेज के लिए ग्लोबल डेटा सेंटर जो हमारे यहाँ बनेंगे उसके लिए उन्होंने टैक्स जो हॉलीडे है वो दिया है। उसके अलावा कई सारे चीज़ों में आप देखेंगे कि ये सरकार ने आगे किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाए, हमारा जो इकोनॉमी है उसको फंडामेंटल तरीके से किस तरीके से हम मजबूत बनाएं। बिल्कुल आप देखिएगा कि ये कि जैसे पहले हम वो जो हम बोलते थे ना कि वो इंस्पेक्टर राज तो कम हुआ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अभी भी था, तो उसको भी उन्होंने काफी ज्यादा कम किया। बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये फोकस भी रहा, और खासकर तब आप देखिए 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अगर मान लीजिए आज आपकी जीडीपी का साइज 325 लाख करोड़ के आसपास है, 2 लाख करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्शन 9 से 10 लाख करोड़ के आसपास था। उससे बाहर निकलकर अगर आप 7.4% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि घरेलू मोर्चे पर सरकार ने वो सारे कदम उठाए हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अनिल राजदान साहब पूर्व ऊर्जा सचिव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजदान साहब, बहुत अभिनंदन आपका, धन्यवाद। तो मैं आपसे एनर्जी सेक्टर पे ही बात करूंगा। सर, ये हमारी इकोनॉमी का मैं कहूंगा एक बहुत मजबूत स्तंभ है, और आज ही मैं एक चार्ट देख रहा था जिसमें ग्लोबल एनर्जी के मामले में चाइना जिस तरह से बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है, हमें आप कहां देखते हैं? भारत जिस पाथ पे चल रहा है उसे आप किस रूप में देखते हैं? स्टूडियो can't hear you. राजदान साहब, can you hear me, sir? I can hear you a little faint. Sir, but I can hear you. Okay, सर, बजट में एनर्जी सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है, और खासकर ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन की हम बात करें, ग्रीन एनर्जी की हम बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, इस बजट को किस तरह से आप देख रहे हैं? आवाज आपकी टूटी हुई है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास सर, मैं अपनी टीम से कहूंगा दोबारा आपसे संपर्क करें। तरुण गर्ग साहब, मैं आज ग्लोबल एनर्जी मामले में देख रहा था, साहब चीन क्या शानदार काम कर रहा है। मुझे लगता है कि 34% के आसपास ग्लोबल एनर्जी में उसका योगदान है। तो आपको लग रहा है हम इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। इसी तरफ बजट के जो कदम हैं वित्त मंत्री ने करा है, हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश करी है, चाहे ये न्यूक्लियर हो, चाहे ये जैसे हम और भी बता रहे थे कि कृषि में भी एआई का उपयोग की बातें कर रहे थे। ग्लोबल डेटा सेंटर में जो टैक्स हॉलिडे दिया है वो भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो फिर कुल मिलाकर बजट ने सारे सेक्टर्स को टच किया है, और इसमें ज़रूर अगर हम और फाइन प्रिंट्स में देखेंगे तो इंडिया ने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ थोड़ा से कदम बढ़ाने की कोशिश करी है। इसीलिए उन्होंने अपने जो बजट में जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी एलोकेशंस को बहुत ही एक बैलेंस तरीके से करने की कोशिश की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर मैं देख रहा था आईटी सेक्टर को जो सपोर्ट किया गया है, ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन रैशनलाइजिंग पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, मनोज जी, मुझे लगता है कि इस पर बहस ज़रूर होगी। बिकॉज एक तरफ एक ईमानदार टैक्स पेयर है जो बेहद ईमानदारी से अपना टैक्स देता है, दूसरी तरफ हालांकि ये बहुत क्वार्टर से डिमांड हो रही थी कि साहब किसी को आप पेनलाइज कर दीजिए, आप ज़्यादा टैक्स ले लीजिए बट उसे सज़ा मत दीजिए। तो मुझे लगता है इस बात पे वित्त मंत्री ने खास ध्यान करके इसको अभी शामिल भी कर लिया है। नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वो जो फॉरेन इनकम की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो फॉरेन इनकम तो काफ़ी कम लोगों की होगी ना।
मतलब ये एक जनरली बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे जिनकी ये होगी, ये भी जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं मेरे ख्याल से उन पर है ये। एक मैं जो और- एक हाँ नहीं बोलिए। एक जो मैं आपको बस थोड़ा सा इस पे बताना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक क्या होता है कि जैसे विदेश में जो पढ़ने जाते हैं या फिर विदेश में जो थोड़ा नौकरी करते हैं, उनकी ये काफ़ी तरफ से डिमांड थी कि कई बार उनकी आय में छूट जाती थी, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाना या फिर छोटी मोटी जो ये एसेट्स खरीद लेते थे, तो उस पे हमने देखा था कि एक्सचेंज एग्रीमेंट्स के ज़रिए सरकार को बहुत सारा डेटा मिल जाता था। और ये एक नज कैंपेन भी चलाया था, जैसे अगर आपको पता होगा पिछले साल, और बहुत लोगों को ये इंटीमेशंस गए थे कि हमें पता चला है कि आपने कुछ विदेशी संपत्ति है जो अपनी आयकर में शो नहीं की है। तो ऐसे ये छोटे या मंझोले ही नौकरी पेशा लोग होते थे, या फिर हम देखते थे इंजीनियर्स बहुत मात्रा में थे, तो उनको करने के लिए फिर इन्होंने किया। अनिल राजदान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व ऊर्जा सचिव रह चुके हैं। राजदान साहब, मेरी आवाज आ रही है तो आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बता सकते हैं, ये बजट किस दिशा में गया है? देखिए, बेसिकली ये बजट जो है ये कोशिश कर रहा है कि जो हिदर टू अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स थे जैसे वाटरवेज, इनकी तरफ अब के से ध्यान दिया जा रहा है ताकि वो कनेक्टिविटी जो है देश की उसको भी यूटिलाइज़ किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, एनर्जी में 2-3 रेवोल्यूशंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं। एक तो हम कोल सेक्टर को छोड़ के न्यूक्लियर सेक्टर की तरफ बेस लोड एनर्जी के लिए जाना चाह रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके लिए जो न्यूक्लियर सेक्टर में इंपोर्ट्स हैं उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने एग्जेम्पशन या रिलीफ दे दिया है। डिटेल्स फाइन लाइन पढ़ेंगे अभी 2035 तक मेरे ख्याल। इसी तरह डेटा सेंटर्स जो हैं उसमें बहुत अच्छा एग्जेम्पशन दिया है। ये सोफिस्टिकेटेड सेक्टर्स हैं मैं समझता हूँ, बट जो एनर्जी सेक्टर है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये कंकरेंट सब्जेक्ट है। सेंटर कुछ कर सकता है जो आपके बेसिकली एक्सटर्नल इश्यूज हैं, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं या और चीज़ें हैं, इंपोर्ट फैसिलिटेशन करना, मगर इसमें स्टेट्स का भी रोल रहेगा। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन जनरल आप देखिए, उसका अगर सही उसका आकलन किया जाए तो वो सेंटर का बजट और स्टेट का जो क्या है वो क्या कर रही है, ओके सर, ये दोनों देखने पड़ेंगे सर। जो न्यूक्लियर क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ जो कि हमारा एक निगलेक्टेड एरिया रहा है, उसमें अच्छी एग्जेम्पशन दी गई है कि वो क्रिटिकल मिनरल्स के कॉरिडोर क्रिएट हो रहे हैं जो मिनरल रिच स्टेट्स है, तो उसमें भी ध्यान दिया गया है। मगर अभी फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। मगर अगर इस सेक्टर को, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर को और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने तेज़ी से आगे चलाना है, तो मैं समझता हूँ स्टेट्स को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितने फाइन लेंस से हम सेंटर के बजट को देखते हैं, उसी तरह स्टेट्स के बजट्स को भी देखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और यही बात मैं पंकज के सामने रखता हूं। पंकज, क्या आपको लगता है कि हम लोग ज्यादातर डिस्कशन सेंटर बजट पे करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा राजदान साहब ने, लेकिन स्टेट को भी अब जिम्मेदारी निभानी होगी। ज्यादातर सब्जेक्ट स्टेट के माथत आते हैं, तो स्टेट को भी, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने की बात हो, ज्यादा काम करना पड़ेगा स्टेट्स को भी। बिल्कुल रमेश, हमारे साथ दुष्यंत दवे जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुनीत एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड के। आपके सवाल को सुन रहे हैं सर। सवाल आपने सुना, क्या लग रहा है कि अब स्टेट्स की जिम्मेदारियां भी अब बढ़ रही है और स्टेट्स को भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? या बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो बहुत सालों से ईच एंड एवरी स्टेट इंटरनेशनल जाके अपना रोड शो करते हैं,
और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं न्यू इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं। अभी आप डेटा सेंटर्स को ही लेते हैं कि जहां अब इन्होंने एग्जेम्पशन किया है 2047 तक, तो नियरली एक जनरेशन तक डेटा सेंटर जो भी बनाएगा इसको टैक्स नहीं भरना है। डेटा सेंटर पूरा वर्ल्ड में से इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर अट्रैक्ट करते हैं इंडिया में तो एक बहुत बड़ा ये हो जाएगा। और एक डेटा सेंटर बनाने में 2 साल निकल जाता है, तो एक कैपेक्स है, बड़ा कैपेक्स है और स्टेट गवर्नमेंट को ही वो उसमें लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप वाटर प्रोवाइड करते हो। वाटर इज़ अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द डेटा सेंटर। तो ये जो कैपेक्स है 12.2 लाख करोड़ का जो आउटले किया है, ऑफ कोर्स उसमें स्टेट को भी काफ़ी, फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरुआत की इसी स्पीच में मेंशन किया है कि हमको स्टेट को काफ़ी दे रहे हैं। तो स्टेट को आउटले भी मिल रहा है, विलिंगनेस भी है और मार्केट भी है। तो स्टेट तो इसमें डेफिनेटली जंप करेगा ही करेगा। बिल्कुल जंप करे, कंपटीशन होगी तो सब स्टेट के बीच में जंप करेगा भी और जंप करना भी चाहिए। बिल्कुल पंकज, ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट अलाइन हो, बिकॉज जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं गर्ग साहब, तो आप केवल सेंटर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते। हम कहते हैं कि साहब जीडीपी का फलाना % जो है बढ़ा के देना चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में। अगर स्टेट भी यहाँ पर मदद करें और एक अलाइन होकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से काम करें, तभी ये विन विन सिचुएशन बनेगी। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो आपको विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा, विकसित मध्य प्रदेश बनाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। और मैं जैसा कि कहूँगा कि और कुछ इसके अंश इन्होंने अपने बजट भाषण में टच भी करे थे। अभी जैसे नए श्रम कानून इन्होंने लेके आए थे, तो उसका भी जिक्र किया था कि, और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी थोड़ा सा जो उन्होंने टच किया था कि देखिए लेबर कोड से ही आप इतने सारे पुराने, वर्षों पुराने जो कानून हैं उनको रैशनलाइज करके हम एक विकसित भारत की तरफ जा सकते हैं। और जॉब क्रिएशन में भी उन्होंने जैसे ELI स्कीम्स को लेके आए थे, तो उसमें भी जैसे 15 अगस्त को अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था। तो ये सारे कुछ कदम हैं, तो हमें फाइन प्रिंट्स को काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक बैलेंस। मनोज जी मनोज जी एक और बात, जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात की आपने, देखा चीन ने अमेरिका को दबा लिया क्रिटिकल मिनरल्स के आधार पे। तो अभी ये जो नए कॉरिडोर, खासकर मिनरल्स रिच स्टेट पे फोकस किया, आपको लगता है ये देर आए दुरुस्त है, लेकिन कदम बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ देखिए, ऐसा है कि क्रिटिकल मिनरल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये ट्रंप साहब के आने के बाद ही मालूम हुआ। क्या होता है कि जनरली जो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है उसमें सबसे ऊपर एप्पल आ गया, मतलब कोई कंपनी आ गई, उसके नीचे का जो सप्लायर होता है, उसके नीचे जो 3-4 स्टेप नीचे का जो सप्लायर है, ऊपर वाले को पता ही नहीं कि वो कौन है, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, उसने तो कंपोनेंट लिया सीधा दे दिया। तो जिस समय ये ट्रंप वाली सिचुएशन आई, ग्लोबल सप्लाई चेन एक बारी टूटी या फिर उसको एक जो धक्का लगा, तो पता चला कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्रिटिकल जो मिनरल्स है वो हैं, और वो क्रिटिकल मिनरल्स चाइना के अलावा किसी के पास नहीं है। तो ये चीज़ हमें अभी पता चली थैंक्स टू ट्रंप। तो अब तो फिर हमें क्या, पूरे संसार को उसी समय मालूम चली, और इसके बेसिस पे और इसी के बेसिस पे चाइना ने ट्रंप को एक तरीके से झटका दिया, उसके सामने खड़ा हो गया। तो अब हमें पता चला, पूरे संसार को पता चला कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूरे संसार का इसके ऊपर फोकस है। और अगर आप देखें, यूरोप में क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो है नहीं, हमारे देश में कुछ हैं, अफ्रीका में है, तो काफ़ी जगह वो है, तो इसलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरे ख्याल से ये तो एक चीज़ है, इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, नहीं तो जो समस्या अभी सबके सामने आई है वो समस्या इंडिया के सामने बाद में आ सकती है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल AI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो चिप्स वाला पार्ट हो जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो जिसको हम कोर टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस पर हमें फोकस करना होगा। तो आने वाले टाइम पर, अभी तो खैर चलो हमारे मुझे लगता है ये डाटा सेंटर को ले भी 2047 तक आपने उसको टैक्स एकदम कर दिया। मुझे लगता है सऊदी अरेबिया जिस तरह से डाटा पे इतना पैसा खर्च कर रहा है, भारत ने भी इसको ग्लोबली समझा। दो चीज़ों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सऊदी अरेबिया उस चीज़ पे खर्च कर रहा है जो मैंने आपको कहा अभी, वो कोर टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहा है। जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में तो सिर्फ डेटा रहेगा, लेकिन अगर डेटा सेंटर में टेक्नोलॉजी अमेरिका की है तो अमेरिकन का उस डेटा में कंट्रोल रहेगा, आप कुछ भी बोल लो। और हम लोग चाहते हैं कि, और डेटा सेंटर जब बनता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और तो हमें पावर जनरेशन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। मल्टीपल आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना